जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं DSWLT यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज से हम सेकंड ग्रेड जीके की फ्री कक्षाएं प्रारंभ कर रहे हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हम पेपर वन के जो सिलेबस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हों तो उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा, ज़रूर देखें। तो यहाँ हम सबसे पहले पेपर वन का जो पार्ट वन है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, उसको कवर करेंगे। तो ये कुल 80 अंकों का है और इसमें कुल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम राजस्थान के सामान्य ज्ञान में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो है राजस्थान की सभ्यताएं। तो हम यहाँ राजस्थान की सभ्यताएं पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं राजस्थान की सभ्यताएं। देखिए दोस्तों, हमारे जो सेकेंड ग्रेड के सिलेबस में सभ्यताएं दी हुई है वो कुल 4 सभ्यताएं हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर पहली है कालीबंगा, दूसरी है आहड़, तीसरी है बेराट और चौथी है गणेश्वर। तो आज हम कालीबंगा सभ्यता के महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हर एक बिंदु अपने आप में एक प्रश्न है। तो आप सब इन बिंदुओं को ध्यान से देखें और इन्हें याद करने की कोशिश करें। तो आइए शुरू करते हैं कालीबंगा सभ्यता। तो इसमें पहला पॉइंट है, बंगा एक पंजाबी शब्द है जिसका अर्थ होता है चूड़ियाँ। तो बंगा का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? चूड़ियाँ। तो इसे याद रखिएगा कि बंगा का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? चूड़ियाँ। अगला पॉइंट है अपना, खुदाई में काली चूड़ियों के टुकड़े मिलने के कारण इस स्थान को कालीबंगा कहा गया। तो इसे कालीबंगा क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर काली चूड़ियों के टुकड़े मिले। तो यहाँ पर एक प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियों के टुकड़े। अगला पॉइंट है अपना, कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में प्राचीन सरस्वती नदी वर्तमान घग्गर नदी के मुहाने पर विकसित हुई। तो कालीबंगा सभ्यता किस जिले में विकसित हुई? हनुमानगढ़ जिले में। और किस नदी के किनारे विकसित हुई है? प्राचीन सरस्वती नदी या वर्तमान घग्गर नदी के मुहाने पर। तो अगला पॉइंट है अपना, इस सभ्यता की खोज सन 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष द्वारा की गई। तो इस सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई? अमलानंद घोष के द्वारा। और कब की गई? 1952 में। अगला पॉइंट है अपना, इस सभ्यता से उत्खनन का कार्य बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा किया गया। तो इस सभ्यता के उत्खनन का कार्य किसके द्वारा किया गया? बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा। कब किया गया? सन 1961 से 69 के मध्य। तो आइए इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं अपन। यहाँ पर बंगा का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? चूड़ियाँ। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियों के टुकड़े। यह सभ्यता किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में। और किस नदी के किनारे स्थित है? प्राचीन सरस्वती नदी या वर्तमान घग्गर नदी। और इस सभ्यता की खोज किसने की? अमलानंद घोष ने। तो यहाँ पे खोजकर्ता कौन हुआ? अमलानंद घोष। और कब की? 1952 में। इसके उत्खननकर्ता कौन कौन है? बीबी लाल और बीके थापर। और इन्होंने उत्खनन कार्य कब किया? 1961 से 69 के मध्य। तो आइए अब इनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ लेते हैं कि इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं इस सभ्यता की। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है, कालीबंगा स्वतंत्र भारत का वह पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन कार्य किया गया। तो स्वतंत्रता के बाद पहली बार किस स्थल का उत्खनन कार्य किया गया? तो वो है कालीबंगा। तो याद रखिएगा। अगला पॉइंट है अपना, कालीबंगा स्थल में टीलों की खुदाई के दौरान 2 भिन्न काल की सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ पर खुदाई के दौरान कितने काल की सभ्यता के अवशेष मिले? 2 भिन्न काल की। और वो कौन कौन सी है? तो इनमें पहली है पूर्व हड़प्पा कालीन और दूसरी है विकसित हड़प्पा कालीन। तो यहाँ पर पूर्व हड़प्पा कालीन है, इसका समय काल क्या माना गया है? 2400 ईसा पूर्व से 2250 ईसा पूर्व। और जो विकसित हड़प्पा कालीन है इसका समय काल माना गया है 2250 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर 2 भिन्न काल की सभ्यता के अवशेष मिले हैं। अगला पॉइंट है अपना, कालीबंगा देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। तो यहाँ पर जो कालीबंगा है वो देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है।
तो यहाँ पर पहला और दूसरा पुरातात्विक स्थल कौन सा है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि देश का पहला और दूसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल कौन सा है। अगला पॉइंट है अपना, कालीबंगा के उत्खनन से सिद्ध होता है कि यह एक नगरीय प्रधान सभ्यता थी। तो इसे एक नगरीय प्रधान सभ्यता भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं इसको हम आगे के पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे कि इसे क्यों कहते हैं। तो आइए इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं हम। कालीबंगा स्वतंत्र भारत का पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन कार्य किया गया। यहाँ पर दो भिन्न काल की सभ्यता के अवशेष मिले, जिनमें पहली पूर्व हड़प्पा कालीन और दूसरी विकसित हड़प्पा कालीन, और इसे देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल भी कहते हैं। और यह एक नगरीय प्रधान सभ्यता भी है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे अपना अगला पॉइंट है, कालीबंगा स्थल से समचतुर्भुजाकार रक्षा प्राचीरों के भीतर आवास निर्माण के साक्ष्य मिले हैं। तो देखिए यहाँ पर रक्षा प्राचीर समचतुर्भुजाकार मिली है और उनके भीतर आवास निर्माण के साक्ष्य भी मिले हैं। और ये रक्षा प्राचीरें कच्ची ईंटों से निर्मित मिली है। तो ये रक्षा प्राचीरें कच्ची ईंटों से निर्मित थी। अगला पॉइंट है अपना, आवास कच्ची पक्की ईंटों से बने मिले हैं। तो यहाँ के आवास कच्ची पक्की ईंटों से भी बने मिले हैं। अगला पॉइंट है अपना, गंदे पानी की निकासी हेतु लकड़ी व पक्की ईंटों से बनी नालियाँ मिली है। तो नालियाँ किस प्रकार की मिली है, लकड़ी व पक्की ईंटों से निर्मित मिली है। मकानों की छतें मिट्टी व लकड़ियों की बल्लियों से बनाए जाते थे। तो यहाँ के मकान किनसे बनाए जाते थे, मिट्टी और लकड़ी की बल्लियों से बनाए जाते थे। मकानों में चूल्हों के अवशेष मिले हैं जो वर्तमान तंदूर के समान है। तो यहाँ पर जो चूल्हे मिले हैं वो वर्तमान तंदूर के समान है। तो देखिए इन सब पॉइंटों के आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि ये एक नगरीय प्रधान सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ पर नगर निर्माण की सारी जो कंडीशन है वो यहाँ पे मौजूद थी। तो आइए इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं। कालीबंगा स्थल से समचतुर्भुजा का रक्षा प्राचीरें मिली है और उनके भीतर आवास निर्माण के साक्ष्य मिले हैं। जो रक्षा प्राचीरें है वो कच्ची ईंटों से निर्मित मिली है। आवास कच्ची पक्की ईंटों से निर्मित मिले हैं। और जो यहाँ की जो नालियाँ हैं वो लकड़ी व पक्की ईंटों से निर्मित मिली है। और मकानों की छतें हैं वो मिट्टी व लकड़ियों की बल्लियों से बनी मिली है। और जो यहाँ पे चूल्हे मिले हैं वो वर्तमान तंदूर के समान है। तो इस प्रकार यह एक नगरीय प्रधान सभ्यता है। आगे बढ़ते हैं हम। अपना अगला पॉइंट है, खुदाई में हल से जुते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ पर हल से जुते हुए खेतों के अवशेष भी मिले हैं। ये पॉइंट्स काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे ज़रूर याद रखिएगा। अगला पॉइंट है अपना, खुदाई में भवन की फर्श अलंकृत एवं सजावटी ईंटों से बनी मिली है। तो यहाँ पर भवनों की फर्श अलंकृत एवं सजावटी ईंटों से निर्मित थी। अगला पॉइंट है अपना, कालीबंगा से मिश्रित फसल गेहूं व जौ के एक साथ उगाने के प्रमाण मिले हैं। तो यहाँ पर मिश्रित फसल भी उगाई जाती थी, जिनमें गेहूं और जौ के एक साथ उगाने के प्रमाण मिले हैं। अगला पॉइंट है अपना, कालीबंगा से 7 अग्नि वेदिकाओं या हवन कुंडों के प्रमाण मिले हैं, जो यहाँ की धार्मिक आस्था को बतलाता है। तो यहाँ पर 7 अग्नि वेदिकाएं या हवन कुंड मिले हैं। अगला पॉइंट है अपना, खुदाई में बेलनाकार मुहरें मिली है जो मेसोपोटामिया की मुहरों से मिलती जुलती है। तो यहाँ पर खुदाई में बेलनाकार मुहरें मिली है जो मेसोपोटामिया की मुहरों से मिलती जुलती है, ये भी याद रखिएगा। तो आइए इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पर हल से जुते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं। यहाँ पर भवनों की फर्शें अलंकृत एवं सजावटी ईंटों से बनी मिली। यहाँ पर मिश्रित फसल के उगाने के प्रमाण मिले हैं, जिनमें गेहूं और जौ के एक साथ उगाने के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर 7 अग्निवेदिका या हवन कुंड मिले हैं। और यहाँ पर बेलनाकार मुहरें मिली है जो कि मेसोपोटामिया की मुहरों से मिलती जुलती है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला पॉइंट है, खुदाई में प्राप्त एक सिक्के पर महिला का चित्र अंकित है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पर मातृसत्तात्मक व्यवस्था रही होगी। तो देखिए यहाँ पर एक सिक्के पर महिला के चित्र अंकित होने से क्या अनुमान लगाया गया
कि यहाँ पर मात्र सत्तात्मक व्यवस्था रही होगी। अगला पॉइंट है अपना खुदाई में प्राप्त वस्तुएं। तो खुदाई में और कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई तो वो भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर तांबे का बेल, कांस्य के दर्पण, गाय के मुख वाला प्याला, मिट्टी के बर्तन, हाथी दांत का कंघा और कांच की मणियाँ इत्यादि मिले हैं। अगला पॉइंट है अपना यहाँ के लोग एक विशेष प्रकार की पात्र परंपरा का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पर पात्र परंपरा का भी प्रचलन था। अगला पॉइंट है अपना मुख्य पात्रों में घड़े, तस्तरियाँ, लघु पात्र एवं कटोरे प्रमुख है। तो यहाँ पर मुख्य पात्रों में क्या क्या प्रमुख है? घड़े, तस्तरियाँ, लघु पात्र एवं कटोरे। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें मिली हैं। तो आइए इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो एक सिक्के पर महिला का चित्र अंकित है, तो उससे क्या अनुमान लगाया गया कि यहाँ पर मात्र सत्तात्मक व्यवस्था रही होगी। और खुदाई में जो प्राप्त वस्तुएं हैं वो कौन कौन सी मिली है? तांबे के बेल, कांस्य के दर्पण, गाय के मुख वाला प्याला, मिट्टी के बर्तन, हाथी दांत का कंघा और कांच की मणियाँ इत्यादि। और यहाँ के लोग एक विशेष प्रकार की पात्र परंपरा का भी प्रयोग करते थे। और यहाँ के पात्रों में क्या क्या मिले हैं? घड़े, तस्तरियाँ, लघु पात्र एवं कटोरे आदि मिले हैं। हमारा अगला पॉइंट है खुदाई में एक बालक की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद थे, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि कपाल छेदन क्रिया द्वारा मस्तिष्क शोथ की बीमारी का पता लगाया जाता था। तो यहाँ पर बालक की खोपड़ी में छेद मिलने से क्या अनुमान लगाया गया कि छेदन क्रिया द्वारा मस्तिष्क शोथ की बीमारी का पता लगाया जाता था। तो आप इसे भी याद रखें। अगला पॉइंट है अपना खुदाई में प्राप्त चबूतरे मिट्टी की ईंटों से निर्मित हैं। तो यहाँ पर जो चबूतरे मिले हैं वो किन से निर्मित है? मिट्टी की ईंटों से। अगला पॉइंट है अपना खुदाई से पता चलता है कि यह एक कांस्य युगीन सभ्यता है। तो यहाँ पर कुछ कांस्य की चीज़ें मिली हैं जिससे क्या पता चलता है कि ये एक कांस्य युगीन सभ्यता भी है। अगला पॉइंट है अपना इतिहासकार दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सैंधव या सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी माना है। तो यहाँ पर दशरथ शर्मा ने सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे माना? कालीबंगा को। तो पहली और दूसरी राजधानी किसे माना? तो ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि दशरथ शर्मा ने पहली और दूसरी राजधानी किसे माना है। तो आइए इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पर एक बालक की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद है, जिससे क्या अनुमान लगाया गया कि यहाँ पर कपाल छेदन क्रिया द्वारा मस्तिष्क शोथ की बीमारी का पता लगाया जाता था। यहाँ पर जो चबूतरे मिले हैं वो मिट्टी की ईंटों से निर्मित मिले हैं और यह एक कांस्य युगीन सभ्यता है। और दशरथ शर्मा ने इसे सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी माना है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है कालीबंगा सभ्यता से मृत लोगों को दफनाने के लिए कब्रों के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ पर मृत लोगों के दफनाने के लिए कब्रों के अवशेष भी मिले हैं। खुदाई में मिट्टी से निर्मित कुत्ता, भेड़िया, चूहा और हाथी की प्रतिमाएं मिली हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी प्रतिमाएं मिली हैं? कुत्ता, भेड़िया, चूहा, हाथी आदि की प्रतिमाएं मिली हैं। अगला पॉइंट है अपना कालीबंगा के पश्चिमी टीले पर एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ पर एक दुर्ग के अवशेष भी मिले हैं। अगला पॉइंट है अपना कालीबंगा से पंख फैलाए बगुले की प्रतिमा मिली है। तो यहाँ पर पंख फैलाए एक बगुले की प्रतिमा भी मिली है। अगला पॉइंट है अपना खुदाई में मिली मिट्टी की वृषभ आकृति कला कौशल का अद्भुत नमूना है, क्योंकि इसके सिर व धड़ की बनावट ऐसी है कि इसको अलग करके फिर से जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर मिट्टी की वृषभ आकृति कैसी है कि इन दोनों के सिर और धड़ को एक अलग कर दें तो उनको पुनः जोड़ सकते हैं। तो एक बार इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं हम। यहाँ पर मृत लोगों को दफनाने के लिए कब्रों के अवशेष भी मिले हैं। यहाँ पर प्रतिमाओं के रूप में कुत्ता, भेड़िया, चूहा आदि की प्रतिमाएं मिली हैं। यहाँ पर एक दुर्ग के अवशेष भी मिले हैं और एक पंख फैलाए बगुले की प्रतिमा भी मिली है और मिट्टी की वृषभ आकृति की प्रतिमा भी मिली है। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला पॉइंट है अमलानंद घोष ने इस सभ्यता के पतन का कारण पर्यावरण असंतुलन को माना है। तो अमलानंद घोष ने पतन का कारण क्या माना? पर्यावरण असंतुलन।
अगला पॉइंट है, इस प्रकार कालीबंगा सभ्यता के पतन का कारण प्राकृतिक आपदाओं जैसे अकाल, नदियों का पानी सूखना, मरुस्थलीकरण और संक्रामक रोग को माना गया है। तो यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता के पतन का कारण क्या क्या माना गया? अकाल, नदियों का पानी सूखना, मरुस्थलीकरण और संक्रामक रोग को माना है। तो आइए इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अमलानंद घोष ने सभ्यता के पतन का कारण क्या माना? पर्यावरण असंतुलन। और कालीबंगा सभ्यता के पतन के कारण क्या क्या है? प्राकृतिक आपदाएं हैं जैसे अकाल, नदियों का पानी सूखना, मरुस्थलीकरण और संक्रामक रोग। तो ये थी हमारी कालीबंगा सभ्यता। अब हम इस पर आधारित एक प्रश्न करते हैं जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो हमारा प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में असत्य कथन है। तो यहाँ पर हमें असत्य कथन बताना है कि कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है। इनमें पहला ऑप्शन है, यह एक कांस्ययुगीन सभ्यता है। क्या यह एक कांस्ययुगीन सभ्यता है? दूसरा पॉइंट है, यहाँ पर मातृ सत्तात्मक व्यवस्था थी। तो क्या यहाँ पर मातृ सत्तात्मक व्यवस्था थी? तीसरा ऑप्शन है, खुदाई में प्राप्त चबूतरे पत्थर से निर्मित मिले हैं। तो क्या यहाँ पर प्राप्त चबूतरे पत्थर से निर्मित मिले हैं? चौथा ऑप्शन है, यह गग्गर नदी के मुहाने पर विकसित हुई। तो क्या यह गग्गर नदी के मुहाने पर विकसित हुई? तो आपको यहाँ पे असत्य कथन बताना है कि इन चारों में से असत्य कथन कौन सा है। तो आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। हमारा अगला टॉपिक रहेगा आहार सभ्यताएं। जय श्री कृष्णा।